नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। कल सुप्रीम कोर्ट में जो एक टिप्पणी आई है, एक फैसले के संदर्भ में जो एक टिप्पणी आई है, वो टिप्पणी पूरा यूएपीए के मामले को हिला देने वाली है। दरअसल मामला चल रहा था सैयद इफ्तिखार अंदराबी का। ये कश्मीर के हैं और इनके ऊपर नार्को टेरर गतिविधियों में शामिल होने का मामला था। यूएपीए इनके ऊपर लगा हुआ था। कश्मीर में आप जानते हैं कि नशीले पदार्थों का व्यापार जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, ड्रग्स वगैरह का। उसी एक मामले में सैयद इफ्तिखार अंदराबी को पिछले 5 साल से जेल में रखा गया था। 5 साल पहले ये गिरफ्तार हुए थे और इनकी जमानत का मामला था सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की एक बेंच पर, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां। ये जो बेंच है, इस बेंच ने पहला काम तो ये किया कि सैयद इफ्तिखार अंदराबी को बाकायदा जमानत दे दी और उस जमानत को देने के लिए जो फैसला दिया, उस फैसले में कहा कि बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। यानी बेल, जमानत जो है वो एक नियम है और जेल जो है वो अपवाद है। और ये बात यूएपीए में भी लागू होती है। अभी तक ये लगातार कहा जा रहा था कि यूएपीए के मामलों में ये बात लागू नहीं होती है। उन्होंने कहा कि गुलफिशा फातिमा को जो बेल दी गई थी, उसमें जो के नजीब का मामला था, जो फैसला आया था जिसमें यह कहा गया था कि अगर किसी को बहुत लंबे समय तक जेल में रखा गया है, यूएपीए के तहत भी अगर लंबे समय तक जेल में रखा गया है, तो ये जो लंबा टाइम है जिसमें सजा कोई तय नहीं हो पाती, जिसमें आरोप तय नहीं हो पाते, ये लंबा टाइम भी एक बेस है जमानत के लिए। और इन्होंने कहा कि यह फैसला जो आया था वो 3 जजेस की बेंच ने दिया था। अब 3 जजेस की बेंच के फैसले के मामले में 2 जजेस की बेंच ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम के लिए जो फैसला दिया था वो बदल नहीं सकते थे। यानी 3 जजों की बेंच जो फैसला दे चुकी थी उसको नजीर की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए था और उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जो जमानत उनकी रद्द कर दी गई और कह दिया गया कि 1 साल तक अब आप जमानत के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते, वो गलत था, क्योंकि ये वाला फैसला 2 जजेस की बेंच ने किया था। तो 3 जजेस की बेंच द्वारा किया गया फैसला 2 जजेस की बेंच द्वारा कैंसिल नहीं किया जा सकता है। अब अंदराबी साहब को तो जमानत मिल गई, लेकिन असल मामला जो है वो उमर खालिद का है। आपको याद होगा, इसी साल जनवरी में उमर खालिद और शर्जिल इमाम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे जमानत याचिका के लिए। 5 अन्य आरोपियों को तो 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर और शर्जिल 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल भी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में जो 2 जज बैठे हुए थे वो जज थे जस्टिस अरविंद और जस्टिस एनवी अंजारिया। इन दोनों लोगों ने कहा कि जो अभियोजन है, जो सबूत हैं, दोनों के लिहाज से उमर खालिद और शर्जिल इमाम की स्थिति अन्य 5 आरोपियों की तुलना में अलग है। कहा गया कि इन दोनों लोगों की सेंट्रल भूमिका रही है, ये लोग ऑर्गेनाइजर्स रहे हैं और इनकी हिरासत की अवधि जो है, इनको जेल में रखने का जो पीरियड है, वो चाहे जितना भी लंबा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सारा मामला क्या है, इसको आप समझिए। मामला यह है कि 3 जजेस की एक बेंच ने एक फैसला गुलफिशा फातिमा वाले मामले में दिया था और उसमें कहा कि लंबे समय तक जेल में रखा गया, लंबे समय तक ये लोग गिरफ्तार रहे और कोई मामला बन नहीं पाया, तो इन लोगों को जमानत दे देना चाहिए, जमानत इनकी बनती है। अब इसी मामले को 2 जजेस की बेंच ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम के मामले में पलट दिया। कानून का मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं हूं, लेकिन 3 जजेस की बेंच ने जो फैसला दिया था उसको 2 जजेस की बेंच नहीं पलट सकती थी। यह कहना है जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां का। दरअसल सैयद इफ्तिखार अंदराबी की जमानत का विरोध करते हुए सरकार ने और पुलिस ने नजीर दी होगी उमर खालिद और शर्जिल इमाम वाले मामले की, जिसमें जस्टिस अरविंद और जस्टिस एनवी अंजारिया बैठे थे। इसी का जवाब देते हुए अपने जवाब में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भैया की बेंच ने यह टिप्पणी की, और यह अपने आप में शायद 70 साल में पहली बार हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले में सुप्रीम कोर्ट के एक पिछले फैसले की मजम्मत की है और उसको लीगली गलत बताया है कि उनको ऐसा हक नहीं था कि 3 जजेस की बेंच ने जो फैसला दें उसको पलट दे। अगर आप देखेंगे, उमर खालिद ने जमानत के लिए निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 6 बार याचिका लगाई है। 6 बार याचिका खारिज हो गई है।
24 मार्च 2022 को पहला जो ट्रायल कोर्ट था कड़कड़डूमा, उसने जमानत खारिज की। 28 मई 2024 को ट्रायल कोर्ट ने दूसरी बार जमानत याचिका खारिज कर दी। 18 अक्टूबर 2022 को हाई कोर्ट ने पहली अपील को, यानी याचिका जो की गई थी, उसको खारिज कर दिया। 2 सितंबर 2025 को एक बड़ी बेंच ने, यानी कई जजों की बेंच ने संशोधित यानी सुधारी हुई और जो नई याचिकाएं थी उनको फिर से खारिज कर दिया। यह मामला हो गया हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में 14 फरवरी 2024 को जमानत याचिका लगाई गई, लेकिन उसको उमर खालिद ने वापस ले लिया। 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं न केवल खारिज कर दी, बल्कि कह दिया कि 1 साल तक अब आप जमानत याचिका दे ही नहीं सकते। उमर खालिद और शर्जील इमाम का जो पूरा मामला है 5 साल से ऊपर हो गया, 5.5 साल के करीब हो चुका है। इस 5.5 साल में अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। जो चार्जशीट दाखिल हुई हैं उसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, उसमें बहुत सारी लूप होल्स हैं। ज्यादातर जो मामला है वो व्हाट्सएप चैट्स का है, एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से उमर खालिद के जुड़े होने का है जो व्हाट्सएप ग्रुप उसने बनाया नहीं था और जिस व्हाट्सएप ग्रुप में उसने कुछ खास लिखा भी नहीं है। मतलब ये समझिए कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया गया, आप उसमें पड़े रहे, यही आपकी गलती है। उसके जिस बयान को बेस बनाकर उसके ऊपर केस किया गया था, महाराष्ट्र में शायद यवतमाल का बयान था वो, उस बयान को अगर आप पूरा देखेंगे तो वो पीसफुल प्रोटेस्ट की अपील कर रहा है, ना बम चलाने की बात कर रहा है, ना गोली चलाने की बात कर रहा है। वो पीसफुल गांधीवादी तरीके से, संविधान के तरीके से विरोध की बात कर रहा है। वो सब मैं बहुत डिटेल में अपने एक वीडियो में आपको बता चुका हूं, जितनी मेरी समझदारी है। लेकिन लगातार उसकी जमानत याचिकाएं खारिज हो रही हैं, लगातार उसको लटकाया जा रहा है। कई बार जज छुट्टी पे चले जाते हैं। ये तो केवल वो केसेस हैं जिसमें फैसला आ गया, वो डेट्स हैं। इसके बीच में कितनी डेट्स हैं कि तारीख पड़ी और जज साहब छुट्टी पे चले गए, तारीख पड़ी और जज साहब बिजी हो गए। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है और सब मिला जुला कर उमर खालिद का मामला लटका रहता है, शर्जील इमाम का मामला लटका रहता है। 5.5 साल से ये लोग जेल में हैं। जब हमारा संविधान बना था तो जो लॉ बना था उसका एक बेसिक रूल था जिसको समझने के लिए कानून का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। वो बेसिक रूल ये था कि 100 गुनाहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए कहा गया कि जमानत रूल है और जेल अपवाद। यानी मान लीजिए आपके ऊपर कोई आरोप लगा, इस आरोप के बाद आपको हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, बाकी सब किया गया। इसके बाद आपको जमानत दे दी जानी चाहिए ताकि आप अपना मुकदमा लड़ सके, पुलिस अपना मुकदमा बनाकर कोर्ट में पेश करे, कोर्ट में मुकदमा चल सके और उसके बाद कोर्ट जब फैसला दे तब आप जेल जाएं या कि रिहा हों। ढेर सारे केसेस हमारे सामने ऐसे आ चुके हैं जहां लोग 15-15, 16-16, 20-20 साल जेल में रहे हैं। ऐसे ऐसे केस हैं कि 20 साल की उम्र में पकड़े गए और 40 साल की उम्र में छूटे और पता यह चला कि उनके ऊपर कोई आरोप साबित ही नहीं हुआ, उनको बिल्कुल बरी कर दिया गया। लेकिन सोचिए कि बिना किसी अपराध के, जहां कोई अपराध साबित नहीं हुआ है, जहां जुर्म कोई भी साबित नहीं हुआ, उनके ऊपर जुल्म तो हो गया। 20 साल अगर जेल में रह गए तो आजीवन कारावास भुगत लिया। बहुत सारे ऐसे मामले हैं हमारे यहां जहां मैक्सिमम सजा ही 1.5 साल की होती है, 6 महीने की होती है, 2 साल की होती है। और यहां ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ, उनकी सारी जिंदगी 20 साल जेल में निकल जाते हैं और ना किसी मुआवजे की कोई बात होती है और ना ही फर्जी केस बनाने वाले पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर कोई कार्रवाई होती है। ऐसे कितने ही केस हैं, कितनों पर तो मैं ही वीडियो कर चुका हूं और लोग वीडियो करते हैं। खबरें आती हैं लगातार, आप तलाशेंगे तो आपको मिलती चली जाएंगी। और दर्द की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में इतने लंबे वक्त तक जेल झेलने वाले अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं। यह कानून के प्रति भरोसे को भी कम करता है। आप सोचिए, 5.5 साल हो गया उमर खालिद को, 1-2 साल और ऐसे ही रख लीजिए और उसके बाद कह दीजिए कोई भी इनके खिलाफ सबूत नहीं मिला, कोई भी केस नहीं बना और इनको रिहा कर दीजिए। 6 साल तो गए इनके, 7 साल 8 साल जितना भी जेल में रखा जाएगा उतने तो गए।
यूएपीए जितने लोगों को लगती है उसमें से 1.5 से लेकर 6% लोगों को ही सजा होती है। कश्मीर के अंदर तो यह डेटा 1 से 1.5% के बीच में है, यानी 100 लोग अगर गिरफ्तार होते हैं तो उसमें एक आदमी के ऊपर केस साबित हो पाता है, बाकी लोग 2-4 साल जेल में रहने के बाद छूट जाते हैं। तो ये जो 2-4 साल जेल में रखना है, ये तो बिना मतलब की सजा हो गई। सरकार जिसको चाहे उठा ले, उसके ऊपर यूएपीए लगा दे, 2-4 साल, 5 साल, 6 साल जेल में गुजारे और उसके बाद कोई केस ना बने, वो छूट जाए। तो जिनको आप सजा देना चाहते थे बिना किसी जुर्म के, उनको सजा तो आपने दे ही दी। इसीलिए कहा गया था कि, जो मैं कई बार दोहरा चुका, कि जमानत जो है उसको नियम होना चाहिए और जेल को एक्सेप्शन होना चाहिए, अपवाद होना चाहिए। किसी ऐसे केस में जिसमें बहुत अलग तरह का मामला हो, वहां जेल में आप रखिए, समझ में आता है। लेकिन यूएपीए में कभी ईडी उठा लेगी, कभी कोई उठा लेगा, साल साल, 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल लोग जेल में रह रहे हैं, उसके बाद छूट रहे हैं, तो पता चल रहा है उनके ऊपर कोई अपराध साबित ही नहीं हुआ। अब सवाल यह उठता है कि जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की जो बात है, जो उन्होंने कहा है, क्या उसका उमर खालिद और शर्जील इमाम पर कोई फर्क पड़ेगा? पहली बात तो ये कि मुकदमा पलटा नहीं है, इसलिए वो जमानत की अपील ही नहीं कर सकते हैं। अब जमानत की अपील करने के लिए उनको जनवरी 2027 तक वेट करना पड़ेगा। जनवरी 2027 में जो बेंच बैठेगी वो तय करेगी कि उसको जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की जो नजीर है, या के नजीब वाले फैसले में जो नजीर है, उस नजीर को मानना है कि नहीं मानना है। क्योंकि ये तो आपने देखा ही कि जनवरी 2026 में 2 जजेज की जो बेंच बैठी हुई थी, उसने के नजीब वाले मामले की नजीर को नहीं माना। ऐसा लगता है कि बहुत ऊपर कोई है जो नहीं चाहता है कि उमर खालिद रिहा हो, इसीलिए मामला रबर की तरह खिंचता चला जा रहा है और एक दानिशमंद नौजवान अपनी जवानी जेल में गुजारने के लिए मजबूर है। अब ये न्याय है कि अन्याय है, इसका फैसला आप कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।